एट्थ का जो मॉडल टेस्ट पेपर है 2023 और 2024 का, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे और इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। पहले हमें ये समझना है कि असर्शन क्या होता है। असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, एक आर्गुमेंट होता है, और रीज़न उस आर्गुमेंट की वजह होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 8th क्लास में ही सॉल्व करने को नहीं आएगा, बल्कि आगे जितने भी एग्ज़ाम्स आपको फेस करने हैं वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले देख लीजिए, डायरेक्शंस दिए हैं यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन और मार्क द करेक्ट चॉइस एज। आपको करेक्ट चॉइस देनी है। यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 चॉइसेस हैं, आपको दी गई हैं। आपको नीचे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इनको देखना है। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको अब क्या करना है, पहले समझना है। असर्शन को गौर से पढ़ना है, फिर रीज़न को भी गौर से पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि असर्शन जो है क्या ये ट्रू है, रीज़न जो है क्या ये ट्रू है। इसलिए जब आपने ये समझ लिया कि असर्शन को भी समझा और रीज़न को भी अच्छी तरह से आपने समझा, फिर आपको देखना है कि आया बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होंगे और रीज़न बेस्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की है, तो आप यहां पर इसको ऑप्शन ए दे देंगे, टिक आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। जैसे मैं यहां पर सॉल्व करूंगा एक, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 11, assertion A, the bubbles of gas may be formed on the electrodes। इसका रीजन क्या दिया गया है, the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction। देखिए, bubbles of gas may be formed on the electrodes। इलेक्ट्रोड्स पर गैसेस के बबल्स बन सकते हैं या बनते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्चुअली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through any solution this causes a chemical effect, और इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन वहां पर हो जाती है। ड्यू टू दिस बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्मड। सो इसका जो रीजन है ये भी करेक्ट है, असर्शन ये भी करेक्ट है। अब हमें देखना ये है रीजन क्या राइट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की है। जी यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये असर्शन की है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ऑप्शन ए आएगा। जैसे मेक द करेक्ट चॉइस एज, इसको ए आपको ऑप्शन ए लिखना है। आंसर में आपको ऑप्शन ए लिखना है और आगे आप लिख सकते हैं बोथ assertion A and reason or are true and reason or is the correct explanation as of assertion A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में assertion क्या है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। ठीक है, रीजन क्या है, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 12 में assertion A, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। रीजन और क्या है, रीजन क्या है इसका,
इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहां पर इसको एसर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। इसका एसर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू है और इसका रीजन जो है, रीजन भी ट्रू है। एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसर्शन है लाइटिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रीजन क्या है, लाइटिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स। देखिए यहां पर लाइटिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये एसर्शन ट्रू है। लाइटिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, ये भी ट्रू है। अब दोनों इसमें ट्रू हैं, एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। यहां पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन की नहीं है। एक्सप्लेनेशन एसर्शन की क्या हो सकती है इसमें, देखिए लाइटिंग जब स्ट्राइक करती है तो डिस्ट्रॉय करती है, तबाह करती है, बर्बाद करती है लाइफ और प्रॉपर्टी को। दिस इज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटिंग, ये इसका रीजन है। लेकिन रीजन भी करेक्ट है और एसर्शन भी करेक्ट है यहाँ, लेकिन रीजन जो है ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन नहीं है, इसलिए यहां भी इसको ऑप्शन बी आएगा। आपको ऑप्शन बी लिखना है। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम योर फ्रेंड विथ न्यू वीडियो ऑन एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप सब तंदुरुस्त होंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। पहले हमें यह समझना है कि एसर्शन क्या होता है और रीजन क्या होता है। एसर्शन की डेफिनेशन है, एन एसर्शन इज ए सिंपल स्टेटमेंट और आर्गुमेंट विच टेल्स समथिंग विच मे और मे नॉट बी राइट। एसर्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये एहतिमाल रहता है इसमें। और ये सिंपली एक स्टेटमेंट होता है, ये एक आर्गुमेंट होता है। रीजन क्या है, रीजन गिव्स अस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में रीजन हमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है। इट मे बी राइट और रॉन्ग, अब इसमें भी एहतिमाल है कि ये राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहना चाहिए यहाँ पर, रीजन मे बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन और नॉट। अब ये ख्याल रखना चाहिए हमें कि जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है एसर्शन की, या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। अब सवाल ये है कि हाउ टू सॉल्व एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, इनको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको चंद बातें याद रखनी है। पहली चीज़, एसर्शन को गौर से पढ़िए और ये देखिए कि आया ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। नंबर 2, फिर आपने रीज़न को गौर से पढ़ना है और ये देखना है कि रीज़न सही है या गलत है। एसर्शन आपने पढ़ा, जी हाँ हमने पढ़ा है। एसर्शन को पढ़ने के बाद आपको अपनी साइंटिफिक नॉलेज, आपको अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंसेप्ट जो है अपने जहन में ताज़ा करना है और आपको ये देखना है कि ये एसर्शन जो है, स्टेटमेंट जो है, आर्गुमेंट जो है, क्या ये सही है या गलत है, ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है। आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये आर्गुमेंट सही नहीं है, एसर्शन सही नहीं है, या इस नतीजे पर आप पूछते हैं कि ये सही है। फिर रीज़न को आप गौर से पढ़िए। गौर से पढ़ने के बाद आपने फिर सोचना है कि आया यह रीज़न करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब
फॉर इंस्टेंस assertion भी सही है और रीजन भी सही है। ये दो चीजें हैं कि assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ये दो चीजें आपके सामने हैं। आपने अब क्या करना है, आपको अब ये देखना है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। रीजन को अप्लाई करना है assertion पर। क्या रीजन assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। नंबर 2, assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की। नंबर C, assertion करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। नंबर D, assertion इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। देखिए यहां पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे assertion और रीजन का। यहां पर assertion है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, assertion है एन इमेज फॉर्मड बाय ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears ऑन द राइट एंड द राइट appears ऑन द लेफ्ट। यानी मिरर में जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वहां पर क्या होता है, लेफ्ट राइट हमें दिखाई देता है और वो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है। ये क्या है एक्चुअली ये लेटरल इन्वर्जन है। इट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। अब रीजन इसका क्या है, दिस इज हैपन्ड बिकॉज ऑफ पैरेलल इन्वर्जन। देखिए पहले हमें गौर से देखना है assertion करेक्ट है। इस क्वेश्चन में जो assertion है, assertion इज 100% करेक्ट। अब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपना जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड दिखाई देता है और लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड दिखाई देता है। अब रीजन क्या है, रीजन यहां पर क्या है, दिस इज हैपन्ड बिकॉज ऑफ पैरेलल इन्वर्जन। नहीं, रीजन जो है ये इनकरेक्ट है। रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखिए जब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, देखिए पहला ऑप्शन है assertion and reason both are correct statement and reason is correct explanation for assertion। हमने क्या देखा, assertion करेक्ट है लेकिन रीजन वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये स्टेटमेंट यहां पर इसके लिए फिट नहीं होता है, ऑप्शन ए यहां पर फिट नहीं होता है इसको। अब देखिए दूसरा, assertion and reason both are correct। अब assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। दूसरा भी इसको नहीं आएगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए पहले ही मैंने आपको बताया assertion जो है वो करेक्ट है क्योंकि लेटरल इन्वर्जन जो मिरर में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्जन कि हमें लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाई देता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम आएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है assertion the eye can not see the object at far distance। दूर के ऑब्जेक्ट्स को आंख नहीं देख सकती है, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है, the comfortable distance at which eye can read the object is 25 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, लॉजिक की जरूरत है। आपने देखा assertion जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। assertion here the assertion is करेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं रीजन है the comfortable distance at which I can read the object।
इज 25 सेंटीमीटर। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड भी वी कैन रीड एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ ये है कि जब हमने देखा कि असर्शन जो है ये करेक्ट है और रीज़न जो है यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, अब हमें देखना है कि ऑप्शंस में से इसको कौन ऑप्शन आएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, नहीं, ए भी नहीं आएगा इसको। फर्स्ट ऑप्शन जो ए है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन नो। Assertion and reason both are correct, statement and reason is not correct, explanation for assertion। देखिए, assertion is correct statement but reason is wrong statement। Correct answer is assertion is correct statement but reason is wrong statement। हम इसकी explanation, इसको हम explain ऐसे करेंगे, इसका correct reason क्या हो सकता है। If an object is too far away, we don't get enough light from it। दूर के ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में नहीं आती है। लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस इन इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी दूर के ऑब्जेक्ट से कम हो जाती है। एंड आवर ब्रेन कैन नॉट फॉर्म इट्स इमेज, हमारा ब्रेन इसकी इमेज बना नहीं सकता है। जब ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना सकता है तो वह रेटिना पर नहीं आ सकती है। इस एसोसिएशन का रीजन ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो रीजन दिया गया है वो रीजन इनकरेक्ट है। एक्चुअली द रीजन इज इनकरेक्ट हियर, रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन क्या है? द कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच आई कैन रीड द ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए, यहां पर असर्शन है, द नाइट बर्ड ऑल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। ऑल ये नाइट बर्ड है, रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव रहता है और अच्छी तरह से इसको दिखाई देता है, लेकिन डे टाइम में इसको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है। ये असर्शन है। देखिए, असर्शन पर जब हम असर्शन को गौर से पढ़ेंगे और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इट इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। आइए अब रीज़न इसका देखते हैं। देखिए, रीज़न क्या है? रीज़न है, द ओल हैज़ लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज प्यूपिल to allow more light in its eyes. Also, it has on its retina a large number of rods and only a few cones। देखिए, ये रीजन जो है, रीजन भी करेक्ट है, यहां रीजन भी करेक्ट है, एसोसिएशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। अब हमें ढूंढना है, अब हमें देखना ये है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसोसिएशन की। देखिए, उसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं। ओल जो है ये नाइट बर्ड है, इट हैज फ्यूअर कून्स एंड मोर रॉड्स इन द रेटिना। इसका जो रेटिना होता है उसमें थोड़ी बहुत कून्स होते हैं और ज्यादातर इसको रॉड्स होते हैं। वी नो दैट रॉड्स वर्क इन लो लाइट एनवायरनमेंट एफिशिएंटली, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं रॉड्स, जहां पर जिस एनवायरनमेंट में कम लाइट होगी वहां पर ज्यादा ये काम करती हैं ये रॉड्स। दैट मीन्स इसके रेटिना में जब मोर रॉड्स होंगी तो ये रात को ज्यादा देख सकता है। तो यहां पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसको फिट आता है। देखिए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ऑप्शन फर्स्ट है। यहां पर यही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्यों?
रीजन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास, मुख्तसर सा क्लास। उम्मीद है कि आप सब पसंद करेंगे और मेरे पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे। होप दैट यू विल रेस्पॉन्ड टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैंने यहां पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का बनाया है। केस क्या है? A student has been given an assignment by his teacher to produce alcohol and demonstrate the process in the class before his classmates on next week. He has been given the following setup. Setup क्या है? ये वाला setup है। ये setup उसको दिया गया है, ये वाला, consisting of two test tubes marked A and B. This is test tube A, this is test tube B. The teacher has guided him to perform as shown in the figure. ऐसे ही परफॉर्म करो जैसे इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा है। रीड द फिगर। अब आपको फिगर को पढ़ना है, इसको समझना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और नीचे जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपने आंसर करना है गिवन एट द एंड, जो आखिर पर। रिमेंबर दैट the student has to mix yeast with sugar in test tube. टेस्ट ट्यूब ए में स्टूडेंट को यीस्ट शुगर के साथ, शुगर सोल्यूशन के साथ इसको यीस्ट मिक्स करना है। अब सर हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है? देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस रिफ्रेश करना है अपना जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो आपको रिफ्रेश करना है, अपने जहन में दोबारा लाइए उसको, और फिर इस केस को पढ़िए। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए इस केस को। केस पढ़ने के बाद इस फिगर पर आपको कंसंट्रेट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिगर। ये फिगर क्या है? देखिए, फिगर ए में एरो मार्क दिखाता है कि यीस्ट इज मिक्सड इन शुगर। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब बी जो है, टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसको एक सेटअप के जरिए से जोड़ दिया गया है। क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आपसे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट ट्यूब मार्कड ए, टेस्ट ट्यूब मार्कड ए, दिस टेस्ट ट्यूब इन विच शुगर सोल्यूशन इज मिक्सड विथ यीस्ट। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा है शुगर सोल्यूशन में यीस्ट डाले गए हैं। ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इट, इसमें एक प्रोसेस होती है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आगे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन बी है केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आपको करना क्या है? यहां पर एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, वो आपने देखना है। देखिए, रिकॉल करना है आपको, रिफ्रेश करना है आपको कि फर्मेंटेशन क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्मेंटेशन है। आपने अच्छी तरह से स्टडी किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वहां पर फर्मेंटेशन भी आती है। फर्मेंटेशन को अच्छी तरह से पढ़ा है जी, अच्छी तरह से पढ़ा है। तो फर्मेंटेशन क्या है? जब यीस्ट्स और शुगर मिक्स करते हैं तो यीस्ट्स जो हैं ये टर्न करते हैं स्लोली दिस शुगर इनटू अल्कोहल। तो यहां पर ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर है इसके लिए। अब आगे आइए, यीस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, यीस्ट्स और ए काइंड ऑफ, यीस्ट्स क्या हैं? यीस्ट्स आर एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहां पर ऑप्शन ए है, क्या यीस्ट्स एल्गी है, क्या यीस्ट बैक्टीरिया है, क्या यीस्ट फंजी है, या ऑल ऑफ दीज है। देखिए, यीस्ट जो है, यीस्ट इज ए काइंड ऑफ फंजी, बट विच टाइप ऑफ फंजी? इट्स सर, इट इज ए यूनिसेल्युलर फंजी। विच टाइप ऑफ फंजी? यूनिसेल्युलर।
यूनिसेलुलर फंजी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए में मैरी क्यूरी है, ऑप्शन बी में लॉइस पास्चर है, ऑप्शन डी में फ्लेमिंगस है, ऑप्शन डी में नन ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए, अगर आपने फर्मेंटेशन को अच्छी तरह से पढ़ा है, अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वहाँ पर नीचे लिखा है और एक पिक्चर भी दी गई है उस साइंटिस्ट की, उसका नाम है लॉइस पास्चर। सर मुझे याद है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, लॉइस पास्चर ने डिस्कवर किया है फर्मेंटेशन को। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड इन द टेस्ट ट्यूब ए। इस टेस्ट ट्यूब ए में एक नई सब्सटेंस बनती है जब हम यीस्ट को मिक्स करते हैं शुगर सॉल्यूशन से। एक नई सब्सटेंस वजूद में आती है। अब देखते हैं ये नई सब्सटेंस क्या है। नेम द सब्सटेंस, आपने बताना है कि ये सब्सटेंस कौन सी है जो यीस्ट और शुगर मिक्स करने से इस टेस्ट ट्यूब ए में बनती है, वो सब्सटेंस कौन सी है। आपने फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करना है, अच्छी तरह से रिकॉल करना है उनको, तो फिर आप अच्छी तरह से बताएंगे कि यहाँ पर सर द न्यू सब्सटेंस इज अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ए गैस इज फॉर्मड एंड इज कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब बी। एक गैस बनता है यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब ए में जब यीस्ट मिक्स करते हैं हम शुगर सॉल्यूशन से। नंबर 5 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ए गैस इज फॉर्मड एंड इज कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होता है वो, यहाँ ये न्यू सब्सटेंस बनती है, ये गैस बनता है। व्हाट इज दैट गैस, या व्हाट इज दिस गैस, जो गैस बनता है ये कौन सा गैस है। अब आप देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो गैस बनता है वो सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सर इस टेस्ट ट्यूब बी में जमा होता है। और आपको कैसे पता है कि ये टेस्ट ट्यूब बी में जमा होता है, इसमें कलेक्ट होता है। सर इसमें लाइम वाटर है, टेस्ट ट्यूब में जब लाइम वाटर क्लाउडी हो जाए या इसका कलर मिल्की हो जाए, इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे क्लासेस पसंद आते हैं तो मेरे पेज और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहिए, सलामत रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। हमारा टॉपिक है केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ साइंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ साइंस क्लास 8। यहाँ आपके इस मॉडल पेपर में यहाँ पर आप देख लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें केस है, a student performed an activity to show the effect of manure and fertilizers on the growth of seedlings. He took 3 pots A, B and C with same kind of seedlings as shown below. Pot A contains ordinary soil without any manure or fertilizer. Pot B contains soil that is mixed with manure and pot C contains soil mixed with fertilizer. फिर आगे है, the important type of manure or farmyard manure FYM, green manure GM, compost C manure and poultry manure. While the important type of fertilizers are nitrogen, phosphate and potash, NPK, जैसे आप जानते हैं NPK नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर है।
अदर फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कैल्शियम, एमोनियम नाइट्रेट, CAN, या इसे कैन पढ़ते हैं, एटसेट्रा। आगे दिया गया है 3 pots A, B and C. This is pot A, this is pot B, this is pot C. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पॉट कंटेन अ सॉइल दैट इज मिक्सड विथ पोटाश और यूरिया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पॉट C shows the maximum growth in comparison to pot B, this is because। फिर 4 ऑप्शंस है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है, जो चीज़ अहम है वो है केस स्टडी क्वेश्चंस जो हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस और आस्क्ड बेस्ड ऑन गिवन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया जाता है तो आपको केस पढ़ना है। हमने ये देखा है कि यूजुअली 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज और अ फिगर। इन मोस्ट केसेस ये या तो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या एसोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है या किसी चीज़ को मुख्तसर एक्सप्लेन करना होता है या ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको समझना है, नंबर फर्स्ट, आपने पहले गिवन पैराग्राफ या फिगर को अच्छी तरह से समझना है। जैसे यहां पर पैराग्राफ है, दिस इज द पैराग्राफ हियर, ये पैराग्राफ पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है, इस पर कंसंट्रेट करना है। आपको कंसंट्रेट करना है यानी आपको अपना तवज्जो पूरी तरह से मरकूज करना है इस पैराग्राफ पर। अब आगे क्या करना है आपको? दूसरी चीज, एक बार नहीं, आपको 2 बार पढ़ना है, ये 3 बार आप पढ़िए इसको। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से आपको ये समझ में आए कि ये क्या है। अगर फिगर है, जैसे यहां पर फिगर है, जैसे यहां पर फिगर है, इस फिगर को आपने समझना है कि ये फिगर किस चीज को एक्सप्लेन करती है, किस चीज को डिस्क्राइब करती है। फिर नंबर 2, अब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस पैरा के आखिर में, उन पर कंसंट्रेट कीजिए, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, अब आंसर्स को पहले आप इस पैसेज में ढूंढिए, फाइंड आंसर्स विद इन द पैसेज। और ये देखने में आया है अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स इसी पैरा में मौजूद होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कंसंट्रेट करना है, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में होता है। इसके बाद आप देखिए आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर, विच पॉट कंटेन अ सॉइल दैट इज मिक्सड विथ पोटाश और यूरिया। ऊपर आइए आपने यहां पर देखा पॉट ए में ऑर्डिनरी सॉइल है, इसी तरह से इसमें ना मैन्योर है ना फर्टिलाइजर है। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है और फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। पॉट बी में क्या है, इसमें सॉइल है और मिक्स किया गया है मैन्योर के साथ, और पॉट सी में सॉइल मिक्सड विथ फर्टिलाइजर। आपको अगर कंसेप्ट होगा तो मैन्योर जो है यह भी फर्टाइल करता है सॉइल को, लेकिन एक मैन्योर में इतनी परसेंटेज या इतना नाइट्रोजन नहीं होता है कि उससे एक प्लांट ज्यादा ग्रोथ में जाए। यानी एक मैन्योर में इतना नाइट्रोजन नहीं होता है कि वो एक प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे और उससे एक प्लांट ज्यादा ग्रोथ में जाए। इसके बरअक्स अगर हम एक फर्टिलाइजर को ले लेंगे तो फर्टिलाइजर में ज्यादा नाइट्रोजन होता है। दैट इज वाई कि फर्टिलाइजर जब हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स को तो उन
की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच पॉट कंटेन्स सॉयल दैट इज मिक्सड विथ पोटाश और यूरिया। पॉट ए, यहां पर पॉट ए जो है इसमें ग्रोथ प्लांट की कम है। फिर पॉट बी में इसमें भी थोड़ा कम है। पॉट सी में प्लांट ज़्यादा ग्रो हो जाता है। जब हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं तो प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होता है। यहां पर आप देखिए पॉट सी कंटेन सॉइल मिक्सड विथ फर्टिलाइजर्स, दैट इज वाई कि यहां पर क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है विच पॉट कंटेन सॉइल दैट इज मिक्सड विथ पोटाश और यूरिया, पोटाश एंड यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर अप्लाई करने से प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है, इसलिए यहां पर पॉट सी जो है या ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉट सी शोज द मैक्सिमम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पॉट बी, दिस इज बिकॉज पॉट सी में जो प्लांट है वो मैक्सिमम ग्रोथ दिखाता है एज कंपेयर टू पॉट बी। क्यों है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट्स। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में हल नहीं होते हैं। पॉट सी, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। पॉट डी क्या है, इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल द न्यूट्रेंट्स दैट ए प्लांट नीड्स। देखिए एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जैसे कि आपने देखा है एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके फर्टिलाइजर जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होता है, क्योंकि नाइट्रोजन वो इनहेंस करता है प्लांट ग्रोथ, इससे प्लांट ज्यादा ग्रो हो जाता है। अब आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैंने आपको पहले ही बताया है मैन्योर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यहां पर डिस्कस हुआ है। फार्म यार्ड मैन्योर एक है, इसी तरह से ग्रीन मैन्योर है, कंपोस्ट है, सी मैन्योर है, इसी तरह से पोल्ट्री मैन्योर है। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने एक मैच बनाना है, करेक्ट मैच बनाना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का। देखिए पहला, जीएम मीन्स ग्रीन मैन्योर इज केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं, ग्रीन मैन्योर है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। एंड FYM इज केमिकल फर्टिलाइजर, दिस इज इनकरेक्ट। CAN इज केमिकल फर्टिलाइजर एंड NPK इज मैन्योर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग मैच, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसमें NPK इज मैन्योर एंड GM इज मैन्योर। देखिए NPK इज नॉट ए मैन्योर, इट इज ए फर्टिलाइजर। एक्चुअली ये फर्टिलाइजर है, ऊपर डिस्कस हुआ है पैसेज में। एंड GM इज मैन्योर, ग्रीन मैन्योर है लेकिन मैच नहीं है, ये पहला भी सही मैच नहीं है, सेकंड ऑप्शन बी भी मैच सही नहीं है, और थर्ड ऑप्शन भी सही मैच नहीं है। अब यहाँ पर बाकी रह जाता है फोर्थ ऑप्शन जो इसका ऑप्शन दिया गया है। NPK इज केमिकल फर्टिलाइजर, ये करेक्ट है। एंड FYM फार्मयार्ड मैन्योर, इसी तरह से GM ग्रीन मैन्योर इज मैन्योर, यस सर, दिस इज द करेक्ट मैच। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब आपने इन क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, और क्यों आपने सही आंसर दिया है, क्योंकि आपने इस केस को अच्छी तरह से स्टडी किया है। और एक बात और भी याद रखिएगा, यहां पर कभी कभार ऐसा भी होता है आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है केस स्टडी क्वेश्चंस के जरिए से। किसी टॉपिक पर आपको पैसेज दिया जाता है, कोई फिगर आपको दी जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स यूज करना है, उसको रिकॉल करना है, उसको रिफ्रेश करना है, और तब ही आपको आंसर देना है उन क्वेश्चंस का। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि MCQs की सूरत में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।